नमस्कार, मैं उनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में हैं और आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। हर खबर पे हम नजर डालेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं और ये तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुँचाएंगे। और सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या प्रमुख है, क्या विशेष है, क्या प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुआ है, हमारे एडिटर इन चीफ से जानेंगे। आज सबसे प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई उसमें एक खबर ये है कि ब्रिटेन में उपचुनाव हारने के बाद ऋषि सुनक भारी दबाव में है। एक्चुअल जो अभी ब्रिटेन के सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत हाल ही में उपचुनाव किया गया, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक ने कहा है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव को हम सबक के रूप में लेंगे और आगे जाके विशेष ध्यान दे के हम फिर से जीतेंगे। वहाँ पर 40 वर्षों से कंजर्वेटिव पार्टी का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है जी। वहाँ ये कहा जा रहा था कि ऋषि सुनक एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है और उनके आने के बाद लंदन में और ब्रिटेन को जो है सफलता मिलेगी और भारी वहाँ विकास देखने को मिलेगा और जो आर्थिक स्थिति जो डगमगाया हुआ है वो सुधरेगा। लेकिन ऋषि सुनक के आने के बाद जब नहीं सुधरा तो अब जाके उपचुनाव में वहाँ पर भारी नुकसान उनको हुआ और अधिकतर लोगों की नाराजगी उसमें देखने को मिले जी। ऐसे ही एक और खबर है जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नया मुद्दा है, कैंपस आंदोलन। यहाँ एक सब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैंपस में आंदोलन शुरू किया है और जो फिलीपींस और जो हमास है उस पर उन्होंने ये कहा कि अमेरिका इजराइल को मदद देना बंद कर दे, इसीलिए आंदोलन चलाकर अमेरिकी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता है कि वहाँ हजारों बच्चे रोज मारे जा रहे हैं और इस प्रकार से यदि अमेरिका इजराइल का साथ देता रहा तो निश्चित रूप से ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। वहाँ इजराइल का भी कहना पड़ रहा है कि हम अभी जब तक हमारे बंदियों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम चाहे वो कैंपस आंदोलन चलाए या किसी भी प्रकार से कोई आंदोलन चलाए, हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जी। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन युद्ध विराम के स्थिति बनने से ज्यादा युद्ध पर लोग ज्यादा चिंतित हो रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये युद्ध और बढ़ जाए और हमारे सामने एक और मुसीबत देखने को मिला है। वहाँ फिलीपींस में एक और चीज है कि जो गर्मी के कारण से बांध सूख गया है। तल में 300 साल से दबा कस्बा निकाल आया है, तो उसको देखते हुए जो है पुरातत्वविदों ने ये कहा कि ये सब चीजें जांच करने पड़ेगा कि ये क्या है और इसके बाद यहाँ कुछ ना कुछ निर्णय पर जाएंगे। मैं ये बता देना चाहूँगा कि जब एक गर्मी के कारण से और दूसरा जो रसद है वहाँ नहीं पहुँचने के कारण से वहाँ की स्थिति बहुत खराब है और इसी के चलते जो अमेरिका में कैंपस आंदोलन शुरू हुआ है, क्योंकि गर्मी और भूखमरी, उसके अलावा बमबारी, इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने हाथों में लिया है कि अपने देश को समझाए और देश के और देश पर दबाव डाले और देश जो है अमेरिका वो इजराइल को समझाए। बिल्कुल। एक और बांग्लादेश से खबर आ रही है कि बांग्लादेश धीरे धीरे तरक्की पर है। बांग्लादेश में एक साइकिल वितरण योजना चालू किया है। ये योजना पूरी तरह से जो भारत है, भारत से ये देखकर उसका नकल किया गया है। जैसे हम लोग देखते आए हैं कि भारत में बच्चों को विशेष करके स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया है, ऐसे ही बांग्लादेश में जो है ये साइकिल वितरण स्टार्ट किया है, जिसकी भारी प्रशंसा की जा रही है और बड़ी सफलता वहाँ पर उनको
मिल रही है। जी, जी। ये साइकिल का नाम जो उन्होंने सबुज साइकिल दिया है। सबुज का मतलब होता है हरा। तो ये साइकिल वहाँ का चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा में आने का कारण है भारत, कि भारत में ये एक बहुत सफल योजना के रूप में वो मान रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि भारत में इस प्रकार के जो है स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण कर उनके एजुकेशन दिलाने में सहयोगी बने हैं। जी निशा। जी, बिल्कुल हम राष्ट्रीय स्तर की खबरें जानेंगे, तमाम चुनावी अपडेट जानेंगे। हमारे साथ एडिटर सूरज जी हैं। सूरज जी से आज जानेंगे क्योंकि 14 मई को वाराणसी से पीएम मोदी जो हैं वो नामांकन करेंगे और 13 मई को भव्य रोड शो भी करेंगे और लगातार वो तीसरी बार काशी से अपना पर्चा भर रहे हैं। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, हेलो। होना है। जी, चौथे चरण का मतदान होना है और चौथे चरण के मतदान की जो तैयारियां चल रही हैं, हालांकि अभी तीसरे चरण का मतदान है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है और 7 मई को जो मतदान होगा, देश के 12 राज्यों की 95 सीटों पर चुनाव होने वाला है और इन 95 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है, उनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। बता दूं, गांधीनगर सीट से जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में है, मध्य प्रदेश में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर मुलायम परिवार के 3 लोगों की साख दांव पर है और तीसरे चरण का मतदान होना है। हालांकि तीसरे चरण के मतदान को लेकर के तमाम कवायद की जा रही है। मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए चुनाव आयोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। तमाम तरह की जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जन जागरूक रैली निकाली जा रही है। कल शाम को 5 बजे इन 95 सीटों पर मतदान के पहले चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जी, तो इन सीटों पर कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जी, राहुल गांधी को रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित करने के ऐलान के बाद में सियासी गलियारों में जिस तरह का चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि अमेठी से जहां उनकी दावेदारी चल रही थी कि अमेठी से वो प्रत्याशी हो सकते हैं और 25 साल के बाद ये पहला मौका है जब अमेठी सीट से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर मैदान में नहीं है। दूसरी तरफ बात करूं कि रायबरेली सीट ऐसी है, रायबरेली सीट से पिछले 25 सालों से गांधी परिवार के प्रत्याशी वहां पर रहे हैं, वो चुनाव जीत के आ रहे हैं। अब क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2019 के चुनाव में उन्होंने दो जगह से चुनाव लड़ा था, जहाँ पहली सीट उनकी थी अमेठी, दूसरी वायनाड थी। इस बार जो है वायनाड में किसी जिस तरह से सियासी समीकरण देखे जाने की, पिछले बार जो था कि वहाँ सत्ताधारी दल का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इस बार सत्ताधारी दल का एक प्रत्याशी मैदान में है बिल्कुल। जिसे सत्ताधारी दल का समर्थन हासिल है। इसलिए वायनाड में जिस तरह का मुकाबला देखा जा रहा है, उस मुकाबले को देखते हुए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि राहुल गांधी सेफ सीट तलाश कर रहे हैं और क्या वो सेफ सीट रायबरेली हो सकती है, क्योंकि पिछले 25 सालों का इतिहास देखें तो रायबरेली सीट से गांधी परिवार या कांग्रेस के लोग यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। दूसरी बात हुई, जिस तरह से जयराम रमेश का ट्वीट सामने आया था, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्ट पर लिखा था कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी के चुनाव जीत जाने के बाद में यदि वो दोनों सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो रायबरेली सीट पर के माध्यम से प्रियंका गांधी को संसद में भेजने की बात उन्होंने कही थी कि जब बात हुई कि प्रियंका चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, तो इसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि अभी चूंकि चुनाव प्रचार है और वो स्टार प्रचारक हैं, देश के सभी राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में यदि जो एक सीट पर बंद के रह जाएंगी, अपने सीट संभालने के लिए उनके ऊपर चुनौती होगी, तो फिर वो बाकी राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन भरने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुर्गापुर में थे और पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को वायनाड से हार का डर है, इसलिए उन्होंने किया है और
जो रायबरेली सेफ सीट देख रहे हैं। और हालांकि उन्होंने कहा कि डरो नहीं, भागो नहीं, मुकाबला करो, सामना करो, लेकिन ये तमाम चीजें जो रही हैं। यहाँ दूसरी तरफ ये देखा जाए कि एक तरफ जहाँ ये बात आई थी कि स्मृति ईरानी ने कहा था, राहुल गांधी की रायबरेली घोषणा हो जाने के बाद में स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी सीट से अपनी हार स्वीकार कर ली। आपको बताना चाहूंगा कि रायबरेली सीट पर दिलीप प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, वो राहुल गांधी के सामने होंगे। और जैसा कि कल आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का और आखिरी दिन ही ये घोषणा की गई है। इसको सोची समझी रणनीति कहा जा रहा था, क्योंकि ये था कि यदि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी होगा रायबरेली सीट से या अमेठी सीट से, तो इसको लेकर के हो सकता है भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर लेती और कोई बड़ा चेहरा अगर रायबरेली से सामने आता तो राहुल गांधी के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती थी। इस कारण जो है बिल्कुल जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, उसी दिन इन सीटों पर नामांकन दाखिल किए। दूसरी तरफ यदि देखें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कल जीतू पटवारी ने जो बयान दिया था इमरती देवी पर, जो विवादित उनका बयान था, उसको लेकर के सियासत गर्म रही। जहां वो बैतूल के घोड़ा डोंगरी में थे और जब वहां से निकलने लगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं वे इंदौर में जीतू पटवारी के घर पहुंची और वहां पर चूड़ियां लेकर वो पहुंची थी, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था उसे महिला की अस्मिता से देखा जा रहा है, महिला सम्मान से देखा जा रहा है। और जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये अब मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी एक मामले में उन पर प्रकरण दर्ज हुआ था और दूसरा मामला जो है वो दर्ज करवाया है इमरती देवी ने। जी। हालांकि जो उन्होंने बयान दिया था, जिस तरह का उन्होंने कहा था, जब इसको लेकर विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि इमरती देवी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। हालांकि खेद प्रकट किया उन्होंने, हालांकि लेकिन इमरती देवी ने कह दिया था कि यदि वो माफी भी मांगेंगे तो मैं प्रकरण अवश्य दर्ज कराऊंगी। उन्होंने कहा कि जब वो कांग्रेस में थी तो उनको मंत्री भी बनाया गया था और वो कांग्रेस परिवार की सदस्य ही रही हैं पूर्व में, हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, लेकिन इस बात का कोई असर नहीं हुआ और उन पर मामला दर्ज कराया गया। दूसरी तरफ इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में इसको मुद्दा बना रही है मध्य प्रदेश में कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो महिलाओं के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि देखें कि इसी बयान की आड़ में कांग्रेस के दो नेताओं के, चाहे कमलनाथ का बयान हो महिलाओं के संदर्भ में या फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान हो महिलाओं के संबंध में, उन बयानों को भी अब हवा दी जा रही है और कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे की बात की जा रही है। जहां एक तरफ वी शर्मा कह रहे हैं कि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में जहां जहां भी जाएंगे उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की हमलावर होती नजर आ रही है और वो महिलाओं के सम्मान की, जहां महिला सम्मान के बात को लेकर के प्रदेश में सियासत गर्म हो रही है, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि महिला सम्मान को लेकर के चाहे रेवन्ना का मामला हो या फिर बात करें कुश्ती संघ वाले प्रकरण की, कि जहां पर टिकट बंटवारे की बात हुई कि एक आरोपी को, महिला से दुष्कर्म के आरोपी को, खिलाड़ी से दुष्कर्म के आरोपी को, या जो महिलाओं के साथ शोषण करते थे, छेड़छाड़ का आरोपी था, तो उनको दोबारा टिकट दे करके महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रज्वल के खिलाफ दुष्कर्म का जो मामला है और रेवन्ना पर अपहरण का मामला जो दर्ज किया गया है, तो अब यहाँ ये जो देखा जा रहा है कि कर्नाटक टैक्स स्कैंडल में सियासत के साथ साथ में प्रशासनिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं, जहां उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि इस मामले को जितना विपक्ष की ओर से हवा दी जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इस मामले पर जो चुप्पी है, जो मौन है, वो अपने आप में सियासत की एक नई कहानी कह रहा है। क्योंकि जहां कांग्रेस कह रही है कि रेवन्ना जिसके 2500 से ज्यादा वीडियो और लगभग सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म का जो आरोपी है, उस आरोपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वोट मांगने के लिए गए थे। और साथ ही मैं बताऊं चाहूंगा आपको कि इस बात को लेकर के कि प्रधानमंत्री, चूंकि यदि भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की, महिला अस्मिता की बात करती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों वोट डालते हैं। बिल्कुल जी। तो ये जो तमाम चीजें हैं। दूसरी तरफ एक और बात है कि जहां हम बात कर रहे थे प्रारंभ में कि चुनाव के प्रतिशत की बात कर रहे थे कि पहले और दूसरे चरण में
चुनाव का प्रतिशत कम हो गया, तो इसके लेकर तमाम सियासी गलियारों में भी चर्चाएं हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है तीसरे चरण का जो मतदान है उसमें बम्पर वोटिंग हो, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो परंपरागत मतदाता हैं, क्योंकि जिस तरह से जो कोर वोटर होता है जो किसी एक पार्टी को ही मत प्रदान करता है, अपने मत प्रदान करता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो कोर वोटर है कांग्रेस, वो कांग्रेस का कोर वोटर घर से नहीं निकला है, कांग्रेस के मतदाता घर से नहीं निकले हैं। इस बात को लेकर भी काफी गलियारों में जो है वो चर्चा है। तो ये जो तमाम चीजें उल्लेख कही जा रही हैं कि इन चीजों में ये बात सामने आएगी कि यहाँ अब ये तीसरे चरण का जो मतदान है वो देखना होगा। दूसरी तरफ एक और खबर पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है महिला दुष्कर्म के संबंध में। तो हालांकि इसको लेकर के तमाम चर्चाएं जरूर हैं कि जिस तरह से पति पत्नी के संबंधों को लेकर के जो टिप्पणी की है, जो निर्णय दिया है, अब उस मामले को लेकर भी देखा जा रहा है कि वह जो मामला है कि उससे पहले इस मामले में, इस तरह के मामले में दूसरे तरह के फैसले आए और इस बार जो बात कही है हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं की जा रही हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि रायबरेली से जब से राहुल गांधी ने वहां से पर्चा भरा है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये भावुक पल है, और वहीं पे जो लगातार जो पक्ष विपक्ष पार्टियों में पार पलटवार का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। देखिए रायबरेली की बात करें तो कहीं कहीं जो कल नामांकन का तो उसको देखिए जो रायबरेली की जिम्मेदारी कहीं कहीं पार्टी ने राहुल और अगर बात करें अमेठी तो अमेठी को उनको जिम्मेदारी दी। तो इस तरीके से जो गांधी परिवार है कहीं और फिर एक नई जगह पर। जी ज्ञानेश जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। जी हम सीधे चलेंगे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास। चूंकि रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा भरा और 14 मई को वाराणसी से नामांकन करेंगे पीएम मोदी। उससे पहले वो 13 मई को भव्य रोड शो निकालेंगे और लगातार तीसरी बार वो काशी से अपना पर्चा भर रहे थे। इसको लेकर तमाम अपडेट और क्या सामने आ रही है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, अभी राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है कि मुझे मेरे परिवार ने विरासत की सीट जो है सौंपी है और वो हमारे परिवार का कर्म भूमि रहा है। जी, इससे निश्चित रूप से जो अमेठी के जो लोग हैं वो चिंतित होंगे कि हम इतने वर्षों तक अमेठी में संजय सिंह, उसके बाद संजय गांधी, उसके बाद फिर खुद राहुल गांधी कई वर्षों से वहां पर सांसद रहे हैं। इस स्थिति में अमेठी वासी जो है सोच सकते हैं कि जब वहाँ विरासत की सीट रायबरेली थी और कर्मभूमि भी रायबरेली थी तो अमेठी क्या था। ये सवाल जरूर अमेठी वासी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि राहुल गांधी इस बार जो अब चुनाव दो जगह से लड़ने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि पिछले बार वो अमेठी से हार गए थे और उनके जो साख है वो वहां से बचाने में सफल हुए थे। इस बार भी जो है वो जो जब रायबरेली से वो फार्म भरा है तो निश्चित रूप से जो है सारे लोगों ने उनके साथ दिया, विशेष करके परिवार के लोगों ने। ये सूचना पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी कि राहुल गांधी इस बार अमेठी के बजाय जो है रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के चलते वरुण गांधी से जो है कहा गया था कि आप रायबरेली में यदि राहुल गांधी आते हैं तो आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन वरुण गांधी ने मना कर दिया था। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है कि वहाँ उस सीट से वरुण गांधी के मना करने के बाद वहाँ रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ना चाह रहे थे कि मुझे यहाँ से टिकट दिया जाए और मैं यहाँ के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हूँ, लेकिन किसी को टिकट ना देते हुए राहुल गांधी को टिकट दिया गया है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि गांधी परिवार राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्रियंका को मौका आने पर फिर मौका दिया जाएगा उनको। उस मौके की तलाश में गांधी परिवार है। अब वो मौका कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। मेरा एक जो आज एक एनालिसिस में पढ़ रहा था उसमें एक राइटर ने लिखा है कि
गांधी परिवार को उस समय मौका मिला था राहुल गांधी को स्थापित करने का, जब 2004 में देश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन नहीं मौका दिया। यही कारण है कि उनको यहाँ कुछ साबित करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल। फिर 2009 में सरकार बनी कांग्रेस की, फिर भी जो है उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से जैसे राहुल की राजनीति को समाप्त कर दिया गया सोची समझी राजनीति के तहत, उन्हीं के जो बड़े लोग हैं जो राहुल गांधी को स्थापित होने नहीं देना चाहते थे, ऐसे ही अभी प्रियंका के पीछे लोग पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी वाले बार बार फेल हो जाए, लेकिन उनके स्थान पर प्रियंका गांधी को स्थापित होना नहीं देना चाहते हैं जी। तो ये एक चीज जो है जनता के सामने उभर के आ रहा है जी। इसी प्रकार से जो वाराणसी से जो प्रधानमंत्री मोदी वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो वो बहुत ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। वहां तो खाली ये देखा जाएगा कि को जीत का अंतर कितना होगा। बिल्कुल। इसके अलावा कोई हार जीत पर तो वहाँ चर्चा होती नहीं है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत और धन्यवाद एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरें और चुनावी मुद्दे से जुड़ी, और हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे जिन्होंने तमाम चुनावी मुद्दों से जुड़ी खबरें साझा की। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबरें थी जो आज लगातार सुर्खियों में थी, अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, सभी आप तक पहुँचाई। देश न्यूज़ में लगातार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।